नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए हम MCQ सीरीज देख रहे थे। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। दोस्तों, आज के एग्ज़ाम में हम 22 मार्च 2026 को आयोजित AE का पेपर, असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करने वाले हैं। उसको सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो हमारी MCQ सीरीज चल रही है वो कितनी अफेक्टिव है, किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या मैपिंग के द्वारा बताई गई हर चीज़ें आपके लिए कारगर हैं। तो यही सब आपको आज के इस पेपर में मालूम पड़ेगा। आज हम उसके 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे। कल उसके 25 प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, जो आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है वह बिल्कुल अफेक्टिव है और वहीं से प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृतिक विशेषता को परिभाषित करती है। अब देखिए, आपको समझ में जाएगा। मैंने कल परसों के दिन ही आपको बताया था कि मालवा का पठार हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, और ये सब बातें मैंने बताई थी। और मैंने बताया था भी कि विंध्याचल श्रेणी का ही भाग है मालवा का पठार। अब देखो, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। फिर यहाँ पड़ती है नर्मदा नदी और यहाँ पर आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये क्या है, विंध्याचल है और ये है सतपुड़ा, ठीक है। अब हमारा मालवा पड़ता है यहाँ पर। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, मालवा क्षेत्र है। राजस्थान में भी आता है। ये है मालवा क्षेत्र। अब मालवा यहाँ पर बोला है कि मालवा की दक्षिणी सीमा। अब दक्षिणी सीमा कौन सी लग रही है, विंध्याचल से नीचे क्या नर्मदा है क्या दक्षिणी सीमा? नहीं है। यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी आती है और नर्मदा सोन घाटी के ऊपर हमें विंध्याचल पर्वत देखने को मिलता है। तो इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी भाग विंध्याचल श्रेणी कहलाएगी। नर्मदा सोन घाटी की दक्षिणी सीमा कहीं वो पूछता तो क्या कहलाती? सतपुड़ा। और कभी नर्मदा सोन घाटी की उत्तरी सीमा बोलता तो क्या कहलाती? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये मैपिंग के थ्रू प्रश्न आया है। अब यहां पर आ सकती थी कि बुंदेलखंड जो पठार है उसकी दक्षिणी सीमा क्या है, तो आप क्या बताओगे? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। समझ में आ गया? तो कैसा प्रश्न आया? अब जैसे यहां पर पूछ लेता पश्चिमी श्रृंखला कौन सी, तो आप क्या बता के आते हैं? अरावली श्रेणी। मालवा के पश्चिम में क्या पड़ती है? अरावली श्रेणी पड़ती है। पूर्व में क्या पड़ती है? तो बुंदेलखंड का पठार पड़ती है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। ये मैपिंग वाला प्रश्न मैं 4 दिन से 5 दिन से हमेशा मैपिंग कराता हूं। तो इस मैपिंग का मेरा यही प्रोस्पेक्टस है, या वही मेरा लक्ष्य है कि आपको क्या समझ में आए, कि आपको समझ में आए कि मैप के द्वारा पूछे गए प्रश्न हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला प्रश्न किस प्रकार से मैपिंग के द्वारा मेरे द्वारा आपको बताया गया है। आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मालवा के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता क्या है? अब देखिए, बुंदेलखंड किसकी पूछा गया है? बुंदेलखंड की। अब बुंदेलखंड के पठार को हम एक बार देख लेते हैं, क्या उसकी विशेषता हो सकती है। तो देखिए, यहां पर पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। अब आप सभी को पता है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। ये सब मैंने बताया कि सबसे पुराना जो हमारे यहाँ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना भाग है वो कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है, क्योंकि सबसे पहली बार क्या बने थे? आर्कियन क्रम के दौरान यही बने थे। अब आर्कियन क्रम की चट्टानें कैसी है? कठोर है। मैंने बताया कि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इनमें भी क्या होने लगी? धीरे धीरे टूट फूट होने लगी है, टूट फूट होने लगी। तो यहाँ से क्या हो रहा है? तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होने लगी, जो यहाँ की जो चट्टान है वो धीरे धीरे अपर्दित होने लगी है। और अपर्दित होने के कारण हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक नई चट्टान बनी। हमने देखा कि कुड़प्पा क्रम की श्रेणी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हमने देखा कि कुड़प्पा क्रम की श्रेणी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर बिजावर बताई थी और मैंने यहाँ पर बताई थी ग्वाली, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बुंदेलखंड क्या हो रहा है? अपर्दन लगातार हो रहा है। तो इसकी भू आकृतिक विशेषता क्या हो गई? अपर्दित सतहें इसकी लगातार हो गई। जलोढ़ का मैदान मध्य भारत में पड़ता है, कभी बुंदेलखंड में लगा के मत आना, तो ये तो आपका खत्म ही हो जाता। अपशिष्ट पहाड़ियां कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी? जो अपशिष्ट के द्वारा बनी हुई है। फिर शंखाकार पहाड़ियां हमें सतपुड़ा वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी वाला हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काली मिट्टी किस तत्व की मात्रा कम होती है? काली मिट्टी के बारे में कितनी बार मैंने बताया है कि काली मिट्टी, एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या है, तो जलोढ़ मृदा के बाद जो सबसे ज़्यादा जिसमें मुख्य रूप से
फसलें होती हैं, ठीक है, वो कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल जलोढ़ के बाद हमें कौन सी देखने को मिलती है, तो आप सभी को पता है काली मिट्टी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कम मात्रा पूछिए, तो लोहे और चूने की अधिकता के कारण तो इसका रंग कैसा है, काला रंग है। तो ये तो भैया ऑप्शन में से ही कट जाता। फिर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा भी इसमें कम नहीं है, सल्फर और जिंक की मात्रा भी कम नहीं है। इसमें यहाँ पर कम मात्रा किसकी है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की हमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसी कारण हमें देखने को मिलता है फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है। तो आपके पापा मम्मी जो पश्चिमी क्षेत्र में रहते होंगे वो खाद छिड़कते होंगे, खाद का छिड़काव करते कि नहीं करते हमारे यहाँ, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी कंप्लीट हो जाए उसके लिए हमारे यहाँ क्या छिड़का जाता है, खाद छिड़का जाता है। तो कम मात्रा किसकी है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की है, इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, खाद छिड़का जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है और कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है, आप सभी को पता है, लगभग 47% हिस्से पर। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अब भैया कमी जिस चीज़ की होगी उसी का तो छिड़काव करेंगे, तो हमारे इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ खादों का क्या किया जाता है, मुख्य रूप से छिड़काव किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं, कल ही मैंने बताया उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किस जिले में पाया जाता है, और यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। ऐसे पेड़ जो अपने आधे पत्ते गिरा देते हैं, और पत्ते कब गिराता है पेड़, जब उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो आधे पत्ते कौन गिराएंगे, जहां पर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी वहां के पेड़ आधे पत्ते गिरा देते हैं। तो कल मैंने बताया था यह मुख्य रूप से बालाघाट, मंडला, शहडोल यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर मैंने यहां पर बताया था कौन से, उष्ण पतझड़ वन यानी ऐसे वन जो अपने पूरे पत्ते गिरा देते हैं, तो वो हमारे पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर इस क्षेत्र में मैंने बताया था कि पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर कटीले वन हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो देखिए ऐसा प्रश्न हमने कल सॉल्व किया था और हमारे पेपर में आया। तो अब आपको क्या लग रहा है, यह सीरीज अफेक्टिव है कि नहीं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपके द्वारा पढ़ाई गई चीजें सीधा पेपर में पूछा जा रहा है। और ये पेपर है 22 मार्च 2026 का, यानी इसी हफ्ते का पेपर है। तो ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही पेपर आपको कब देखने को मिलने वाला है, एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 में भी देखने को मिलने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है, कल ही मेरे द्वारा पढ़ाया गया है राजघाट परियोजना। जब मैंने आपको बताई थी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने राजघाट परियोजना ही बताई है, और बेतवा नदी के बारे में भी आपको बहुत बार बताया है कि बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, किसकी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है। देखो यहां पर मैं आपको एक बार और बता देता हूं। देखो बेतवा नदी निकलती है रायसेन से, अब रायसेन से जैसे ही निकलती तो ये जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती तो इसके ऊपर राजघाट परियोजना बनी हुई है, और उसके आगे आप जाओगे तो उसके आगे आपको देखेगी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। कोई व्यक्ति क्या करता है कि रानी लक्ष्मीबाई परियोजना को राजघाट परियोजना के नाम से ही बता देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये उसका एक प्रकार का सपोर्टिव सिस्टम है राजघाट परियोजना। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर आपको बताई थी कि एक इसके ऊपर बनी हुई है कौन सी, तो मैंने आपको बताई थी सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे किस नाम से जाना जाता है, हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी मैंने बोली थी, और ये ऐसा के ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ये हलाली नदी के ऊपर बनी हुई है जो कहाँ से निकलती है, भोपाल के बेरसिया वाले क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। इन दोनों संगम के ऊपर हलाली परियोजना बनाई गई है, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए राजघाट बांध कितनी बार बताया, किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। नर्मदा नदी के ऊपर आप सभी को पता है कौन कौन सी, तो मैंने बरगी परियोजना बताई आपको, एक सरदार सरोवर बताई है, फिर मैंने ओमकारेश्वर बताई है, फिर मैंने महेश्वर बताई है, फिर मैंने एक इंदिरा गांधी बताई है, फिर बेतवा नदी के ऊपर राजघाट बता दी मैंने आपको, रानी लक्ष्मीबाई बता दी है। सिंध नदी के ऊपर कोई सी परियोजना बनी हुई है क्या, तो हाँ सर बनी हुई है, अटल सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत मोहिनी सागर बांध आता है, जो कहाँ पर बना हुआ है, शिवपुरी जिले में बना हुआ है। चंबल नदी के ऊपर गरज परियोजना 15 बार बता चुका हूँ, गांधी सागर, राणा
प्रताप और जवाहर सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और राजघाट परियोजना किसकी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और चंबल वाली मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में निवास करती है? 10 बार बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश की एक अति पिछड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मुख्य रूप से निवास करती है। और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मुख्य रूप से बालाघाट आता है, बालाघाट के बाद आता है मंडला, मंडला के बाद आता है डिंडोरी। इन क्षेत्रों में, ये 3 जिलों में मुख्य रूप से हमें बेगा जनजाति का निवास स्थान देखने को मिलता है। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको? डिंडोरी देखने को मिल रहा है, राइट आंसर डिंडोरी। छिंदवाड़ा में हमें देखने को मिलती है कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? भारिया जनजाति, पतालकोट में बताया था। होशंगाबाद नर्मदापुरम कर लोगे इसे तो यहाँ पर हमें गोंड जनजाति मुख्य रूप से मिलती है, गोंड और कोरकू। और झाबुआ में जाओगे तो हमें भील जनजाति मुख्य रूप से मिलती है। कितनी बार बताया ये सभी बातें? मैंने आपको बेगा जनजाति के बारे में पूरे डिटेल से बताया था कि इनकी उपजाति कौन कौन सी है। फिर मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि इनमें कौन कौन सी रीतियाँ चलती है, रीना डांस करते हैं ये लोग। कितनी बार बताया है मैंने? तो जो मैं बता रहा हूँ वही आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलो। टेस्ट सीरीज में अब आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारी 50 पीडीएफ्स है उस पीडीएफ को आप निकाल लो और निकाल कर आप मत क्या करो, इनको निकाल कर सीधे आप इनसे क्या करना चालू कर दो, इनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चालू कर दो। एक बार बिना देखे लगाओ, याद नहीं होता है तो उस पर टिक लगाओ और उसे याद करो। अब याद करने का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने का समय है। तो मेरा यही मानना है कि आप क्या कीजिए, मुख्य रूप से इनके ऑब्जेक्टिव लगाइए। अगले प्रश्न पे चलें। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की 3 अति पिछड़ी जनजाति है, यानी 3 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी अति पिछड़ी जनजाति है। एक है सहरिया, दूसरी है भारिया और तीसरी है बेगा। और मैंने तीनों का रहवाद क्षेत्र भी आपको बताया कि ये मध्य भारत क्षेत्र में रहते हैं, ये छिंदवाड़ा में रहते हैं, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, बताया था। तो विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, जो दुलदुल घोड़ी लहंगी नृत्य करती है, इनके घर को सहराना बोलते हैं, इनके मुखिया को पटेल बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना कि सहरिया जनजाति का एक प्रमुख पर्व मैंने बताया था या मेला बताया था जो राजस्थान में लगता है, उसका नाम क्या है? आपको जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। फिर देखिए, कोल जनजाति की हम बात करते हैं तो रीवा सतना वाले क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाएगी? तो कोरकू जनजाति मुख्य रूप से बैतूल वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। बैतूल वाले क्षेत्र में, यानी मध्य सतपुड़ा वाला क्षेत्र, यहाँ पर हमें गोंड और कोरकू जनजाति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नर्मदापुरम, सीहोर जिला, फिर अपना बैतूल जिला, इन सभी जगहों पर हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? कोरकू जनजाति देखने को मिलती है। गुना में हम जाएंगे तो गुना में हमें पारधी देखने को मिलेंगे और साथ में थोड़ी बहुत ये सहरिया जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, शहडोल में जाओगे तो शहडोल में कोल जनजाति के थोड़े बहुत लोग रहते हैं। पनिका जनजाति यहाँ पर रहती है, अमरकंटक और शहडोल में। ठीक है, बैतूल में बता दिया मैंने। झाबुआ में आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत कितना है? कितनी बार मैंने आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 21.9 यानी 21.1, मैं हमेशा क्या बताता हूँ, 21.1% बताता हूँ। तो 21.1 आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो 1 तो नहीं मिल रहा है, तो 0.9 यानी लगभग कितना होगा? 21.1% होगा। तो राइट आंसर ये हो जाता है कि मध्य प्रदेश में मैंने बताया था हर 5वां आदमी हमें कौन सी कैटेगरी का देखने को मिलता है? अनुसूचित जनजाति, यानी हमारे आदिवासी भाई बहन देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजाति रहती है वो किस जिले में रहती है? तो धार जिले में रहती है जनसंख्या के अनुसार, और न्यूनतम भिंड जिले में। और प्रतिशत के हिसाब से हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अलीराजपुर जिले में रहती है, लगभग 89% लोग यहाँ पर आदिवासी हैं, और सबसे कम कहाँ पर रहते हैं? भिंड जिले में रहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आपको याद रखना है भील जनजाति है। ठीक है, तो देखो
बिल्कुल प्रश्न आया। जो हम फैक्ट मैंने आपको पहले बताया वही फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए। अब यह सीरीज आपको बताना है कि हाँ सर हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। आपने कभी 18 जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं उनको भी देख लोगे तो ये पूरे प्रश्न आप सीधे सीधे बना दोगे। दो एक प्रश्न में आपको मैपिंग के द्वारा बनाने होंगे, बाकी सभी प्रश्न आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे जैसे मैंने आपको डिटेल बताई है। अगले प्रश्न पे, शहरीय जनजाति मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में निवास करती है? अरे अभी हाल बताया है और 25 बार बता चुका हूँ कि मध्य भारत क्षेत्र में रहती है, तो मध्य भारत का अंतर्गत ये जिले नहीं आते सर। खंडवा खरगोन निमाड़ में आते हैं, झाबुआ भी सर थोड़ा बहुत मालवा में आता है। तो ये कहाँ पर रहेगी? शिवपुरी जिले में रहेगी। ठीक है, ये मुख्य रूप से श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर वाले क्षेत्र में रहती है। श्योपुर को आप सभी को पता है कुपोषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और वो वहाँ पर जो शहरीय जनजाति है वो कुपोषित जनजाति है, मतलब सर्वाधिक लोग वहाँ पर कुपोषण का शिकार है। इसलिए मध्य प्रदेश का इथोपिया उसे कहा जाता है। और मैंने इनके बारे में आपको बताया था भी कि शहरीय जनजाति दुलदुल, घोड़ी और लहंगी नृत्य करती है। मैंने बहुत बार इनके बारे में बताया आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? कितनी बार सॉल्व करा दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में ज्ञानदूत परियोजना धार जिले से शुरू की थी। कहाँ से की थी? धार जिले से ज्ञानदूत परियोजना शुरू की थी। और फिर मैंने इसमें आपको एक और बात बताई थी, 2000 में की थी, 2004 ने 2000 में यह शुरू की गई थी। कौन सी? ज्ञानदूत परियोजना। इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता था? लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में उनको शिक्षा दी जाती थी कि किस प्रकार से हमें कंप्यूटर तक पहुंच लोगों की पहुंचानी है। तो ये मुख्य रूप से किस में करी गई थी? धार जिले से 2000 में ज्ञानदूत परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन के माध्यम से आपको कियोस्क का संचालन सिखाया जाता था, सरकारी सेवाओं का किस प्रकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सभी इसमें सिखाया जाता था। 1 जनवरी 2000 के दिन यहाँ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। डेटा भंडारण की बहा विधि जिसमें लचीली सेलुलॉइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के थ्रू संग्रहित कर सकता है, उसे कहा जाता है। तो मैंने बताया था विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू हम कहाँ पर पहले भरते थे, यानी यहाँ पर मेमोरी को फिल करना था। और यहाँ पर बोला है सेलुलॉइड जैसी सामग्री या एक लूप शामिल है। लूप कहाँ पर बनता है? तो आपने कैसेट सुना होगा बचपन में, नाम क्या सुना होगा? कैसेट। और कैसेट भरती थी तो उसमें आपने देखा होगा ब्लैक कलर की एक लूप रहती थी, यानी एक धागा, मतलब एक छड़ आती थी पतली सी। ठीक है, उसमें क्या करते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू क्या किया जाता था? उसे फिल की जाती थी और आप घर जाते थे तो उसमें गाने सुनते थे। उसे क्या कहा जाता था? टेप भंडारण। वहाँ पर फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क ये मुख्य रूप से किसके द्वारा भरती हैं? देखो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय आवेश के थ्रू भरा जाता है, किसमें? टेप में। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित किया जाता है। जैसे सीपीयू में आपने सबसे पहले इनपुट दिया तो वह इनपुट कैसे काम करता है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो जैसे ही आप मुख्य रूप से क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या देंगे? अपना सबसे पहले इनपुट देंगे। तो वो इनपुट मुख्य रूप से कहाँ पर जाता है? रजिस्टर्स मेमोरी में जाता है प्रोसेस होने के लिए, यानी प्रोसेसर की रजिस्टर मेमोरी में शामिल होता है। फिर उसके बाद कैचे मेमोरी उसे अपने अंतर्गत लेती है और उसे स्पीडली क्या करती है? मूव ऑन करती है। फिर उसके बाद वो प्राथमिक मेमोरी यानी रैम में जाता है और उसके बाद वो स्टोर होने के लिए कहाँ पर चला जाता है? रोम में चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ सीपीयू के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है। ये मुख्य रूप से कंप्यूटर का क्या कहलाया जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे ही आप इसको इनपुट देते हैं तो सबसे पहले प्रोसेसर रजिस्टर में जाता है, फिर कैचे मेमोरी में जाता है, फिर रैम में जाता है और लास्ट में रोम में जाकर स्थायी रूप से क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। कितनी तेज़ी से, कितनी बार मैंने इसको आपको बहुत बार बताया। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अब आपके पास समय 1000 MCQ को सॉल्व करने का। हर यूनिट के 1000 प्रश्न दिए गए हैं। कल मेरे पास डाउट आया, क्या सर टोटल यूनिट के 1000? नहीं, यूनिट 8 के 1000 मिलेंगे, यूनिट 9 के 1000 मिलेंगे, यूनिट 10 के 1000 मिलेंगे, यूनिट 7 के 1000 मिलेंगे, 6 के मिलेंगे, 5th के मिलेंगे। तो आप इनको परचेज कर लो और हर यूनिट के आपको 1000 मिलेंगे। 6 ही PDF मात्र आपको 199 रुपये में मिल रही है। पहले ही हर एक PDF का 55 रुपये प्राइस था जो 350 के ऊपर जा रहा था, परंतु वर्तमान में 199 में आप ये 6 ही PDF परचेज कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा
मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है, 10 बार बता दिया है। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? इसमें मुख्य रूप से डेटा लेकर मुख्य रूप से क्या किया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। अनसुपरवाइज्ड में ये मुख्य रूप से क्या करता है, पैटर्न ढूंढता है और पैटर्न के अनुसार क्या करता है, सीखता है। फिर रीवर्निश्ड लर्निंग कुछ कभी नहीं बताया सर आपने। रेनफोर्समेंट लर्निंग बताया था कि जब इसको क्या करते हैं हम, बार बार पर्यावरण के अनुकूल होकर ये सीखता है और कभी ये गलती करता है तो उसको पनिशमेंट देते हैं और कभी सही करता है तो उसको इनाम भी देते हैं। इस प्रकार हम सिखाते थे किसमें, रेनफोर्समेंट लर्निंग में। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी वाला, मशीन लर्निंग का प्रकार नहीं है। कितनी बार बताया मैंने ये आपको, और देखो सीधा का सीधा प्रश्न आया, और ये प्रश्न मैंने 5 से 6 बार आपको सॉल्व कराया, कभी आपको याद होगा तो। अगला है कृत्रिम इंटेलिजेंस, एआई के प्रगति के साथ साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना हमारे सामने आज के डेट में देखने को मिल रही है, जो कि उन ऑडियो, वीडियो और छवियों को इंगित करती है जो एआई द्वारा उत्पन्न होती हैं, और जबकि वह वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसे क्या कहा जाता है? देखो आज की डेट में आपने एक शब्द सुन रखा होगा, डीप फेक। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि मुख्य रूप से अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसे छुपाता है, और मुख्य रूप से लोगों को क्या करता है, डीप फेक के जरिए वो एक पुलिस अधिकारी बनता है और उसके द्वारा लोगों को अरेस्ट करता है, डिजिटल रूप से अरेस्ट करता है, और डिजिटल रूप से अरेस्ट कर कर वो क्या करता है, उनसे पैसे मांगता है। तो डीप फेक हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे भी लोग बनाए जा रहे हैं, ये इस दुनिया में ही नहीं है, और उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, लोगों को मुख्य रूप से चूना लगाया जा रहा है, या उनके साथ मुख्य रूप से क्या किया जा रहा है, साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें ऑडियो, वीडियो और छवियों को इंकित करने के लिए क्या होता है, डीप फेक होता है। अब देखो के एंटी मनी की हम बात करते तो ये डेटा गोपनीयता का सिद्धांत से संबंधित है, यानी प्राइवेसी से संबंधित है डेटा की। फिर एल डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि डेटा सुरक्षा की विविधता बनाए रखने की एक तकनीक होती है एल डाइवर्सिटी। फिर बाइसस इन एआई, यानी एआई के निर्माणों से पक्षपात करता है, उसे क्या कहा जाता है, बेसिस इन एआई कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस पुराविद ने हथनोरा में मानव खोपड़ी जीवाश्म की खोज की थी? थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया था कि 1982 में नर्मदापुर सीहोर जिले के हथनोरा नामक स्थान पर मानव का जीवाश्म मिला था, मानव की खोपड़ी मिली थी, जिसे नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है। यह मानव का सबसे प्राचीन साक्ष्य था, जिसे 1982 में खोजा गया था, किसके द्वारा, अरुण सोनकिया जी के द्वारा। मनोरंजन घोष के द्वारा मैंने आपको बताया था उज्जैन का कायथा नामक स्थान की खोज की गई थी। बीएस बाखड़कर ने, आप सभी को पता है किसकी खोज की है बीएस बाखड़कर ने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले प्रश्न में चलते हैं, नाग वंश के संस्थापक बृषनाथ ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी? तो भैया हिस्ट्री में भी पढ़ाया है, बार बार मैप में बताया कि एक नागवंश था जिसने अपनी सबसे पहली जो वंश थी उसकी स्थापना की थी विदिशा जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी वाला, विदिशा जिला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रसिद्ध कवि नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा के आश्रय में थे? तो देखो सबसे पहले ये कोक्कल प्रथम के दरबार में रहा करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने आगे जो और भी राजा हुए, जैसे कि युवराज देव, इनके दरबार में भी थोड़ा बहुत काम किया। तो सबसे पहले इनको आश्रय प्राप्त था वो था कोक्कल प्रथम का। इनके द्वारा 2-3 किताबें लिखी गई, जैसे कर्पूर मंजरी। कौन सी? कर्पूर मंजरी नामक पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा। साथ में आपको याद रखना है इनके द्वारा एक और प्रसिद्ध किताब बाल रामायण। कौन सी? बाल रामायण। ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर के द्वारा लिखी गई, प्रमुख उनके नाटक हैं। ठीक है। और कोक्कल कौन था? तो कोक्कल आप सभी को पता है किस वंश से था, कलचुरी वंश से संबंधित था। बहुत बार बताया राजशेखर के बारे में। किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक मलक देव को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था? तो मैंने इसमें आपको बताया था कि आयन उल मुल्क, जिसने 1305 में मालवा के ऊपर आक्रमण किया था। उसके बाद मलिक देव को यहाँ से पराजित कर कर इसे कहाँ पर पहुँचा दिया था? तो इसको पहुँचा दिया था चंदेरी। कहाँ पहुँचा दिया था? चंदेरी। और ये आयन उल मुल्क किसका सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? आयन मुल्क इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निमाड़ के फारूकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो फारूकी वंश के संस्थापक थे मलिक रजा। कौन थे? मलिक रजा। दिलावर खां गोरी, ये कौन थे? दिलावर खां गोरी मैंने आपको बताया था मालवा पे प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक था दिलावर खां गोरी।
ठीक है। अगले प्रश्न, साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2 दिन पहले मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था और मैंने आपको बताया था कभी आप साहित्य पढ़ेंगे और साहित्य में कभी कभी कुछ ऐसी किताबें आ जाती है जो आपको झकझोर देती है, आपको लाश बना देती हैं और आप उसको पढ़ के जल जाते हो और जल के लाश बन जाते हो। ऐसी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो भैया लाश बन गए जलकर, तो साहित्य पढ़ा था हमने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। मैंने एक शांति वाला बताया था, शांति मैंने बताया था कोरिना नाम, क्या नाम बताया था? कोरिना। मैंने बताया था कोरोना का टाइम क्या हो गया था, शांति आ गई थी, तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी मैंने आपको याद कराया था और यहाँ पर साहित्य का भी याद कराया 3 दिन पहले ही। तो यहाँ पर आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल आया। तो देखो जो पढ़ाया जा रहा है वही आपके एग्जाम में आएगा। तो मेरा यही मानना है, इस सीरीज को इतने अच्छे से फॉलो करो, इतने अच्छे से आप इसके नोट्स बना लो कि आपके एग्जाम पूरा 100% इस सीरीज से फंसा दूंगा। बस आपको सीरियस होकर मेरे साथ इस सीरीज को फॉलो करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाया जाए। बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 तारीख से आपके इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएं, यूनिट वाइज भी कुछ एमसीक्यू आपको सॉल्व करा दिए जाएं, परंतु आपको इस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलना है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है वही आपके पेपर में आ रहा है। ये पेपर मैंने देखा भी नहीं, एक बच्ची ने मेरे पास पूछा है कि सर इस पेपर को आप सॉल्व करा देना। इस पेपर को सॉल्व कराया तो मुझे मालूम पड़ा यार जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आ रहा है। लाइट जलो, मैंने बताया कि साहित्य कुछ ऐसे होते हैं कि आप लाश बन जाते हो, जल जाते हो अंदर से। शांति का मैंने बताया था, कोरोना के टाइम में शांति आ गई थी, कोरिना नाम की एक व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2025 में। बताया कि नहीं बताया? निमाड़ वंश के फारूकी वंश मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है? बहुत बार। 17-18 जो लेक्चर्स हैं उनको देख लोगे तो ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 599 मात्र कोर्स है। जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको देखने को मिली ना ये सीरीज में, ये पूरा इसमें पढ़ाया गया है। इस कोर्स में जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी का एनालिसिस करने के बाद ये पेपर नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स में भी आपको पूरी हर एक जानकारी मिलने वाली है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो स्की यानी आपने देखा होगा हाथ में 2 डंडे होते हैं, उसके सहारे नीचे उतरा है, तो उनका नाम है अंद्रजेज वर्गियाल नाम के वो व्यक्ति हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के रहने वाले हैं। इन्हें हाल ही में इतिहास बनाया। मैं ऐसा पहला व्यक्ति, पहली जगह, ये सभी के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 25-30 ऐसी घटना बता दूंगा जो पहली बार भारत में हुई हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित होने वाले हैं? तो ये तो मैंने आपको, आप टेस्ट सीरीज उठाइएगा 99 वाली हमारी, जिसमें आपको कितने टेस्ट हैं? 50 टेस्ट है। उस 50 टेस्ट में जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। और ये कहाँ पर होने वाले हैं? मध्य प्रदेश के अहमदाबाद शहर में होने वाले हैं 2030 में। इससे पहले 2008 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करा चुका है। अब कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में। और ये वाला भी इंफॉर्मेशन मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सरग नरक या 6 नामक उपन्यास के लेखक कौन है? देखो इसके लेखक है जगदीश चंद्र जोशीला। आपको नहीं याद होना तो आपको करंट से कनेक्ट करना है कि यार ये 6 तो हे बोलते हैं, तो निमाड़ में हे को 6 बोलते हैं। तो भैया जगदीश चंद्र जोशीला का सर आपने बताया था कल परसों के दिन 2025 में इनको क्या दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2025 में जगदीश जोशीला जी को। और जगदीश जोशीला वही है जो निमाड़ के साहित्यकार हैं। तो ये इनका ही जे सरग नरक 6 क्या थी, इनका प्रमुख उपन्यास है। माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कवि बैरागी का दोनों को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, तो उसमें तो आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड रीजनल एंड अप्रैल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? कल ही मैंने पढ़ाया था आपको पीएम मित्रा पार्क के बारे में। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? और मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2025 के दिन उसकी आधारशिला भी रखी थी, जो कि धार जिलों के भैंसोला के कहाँ पर? बदनावर में क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। लागत है 2100 करोड़ रुपए। कितनी है? 2100 करोड़ रुपए। ठीक है, जहाँ पर 3 लाख से अधिक लोगों को क्या होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। कल परसों ही बताया था। कहाँ पर? धार जिले में। अब आप मेरे को बताओ जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस सीरीज के बारे में आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह सीरीज कितनी हेल्पफुल है। अभी मैं 25 प्रश्न और कराऊंगा तो आपको समझ में जाएगा कि हाँ सर 100% आपकी सीरीज से क्या आ रहा है, हमारे प्रश्न आ रहे हैं।
अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके जाना है, पैरालंपिक पदक विजेता कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? जूडो, शूटिंग, लंबी कूद, नौकायान। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। यह सीरीज हेल्पफुल है कि नहीं है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।